हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में अभी हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स। तो क्लास 6 में ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिम्स के सर्वाइवल के लिए काफ़ी एसेंशियल होता है, जैसे कि न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। और ये सब सभी एक साथ मिलकर लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। तो आगे क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डू एनिमल्स ईट? एनिमल्स क्या खाते हैं? तो एवरी एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। प्रत्येक जो एनिमल्स होता है वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के फूड खाते हैं। देयर फूड डिपेंड्स ऑन देयर बॉडी एंड नेचर। इनकी जो फूड होती है वो डिपेंड होता है इनके बॉडी पर और नेचर पर, यानी कि वे ऑफ लिविंग पे। जैसे एग्जाम्पल है, बीज एंड सन बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। बीज और जो सन बर्ड्स होते हैं ये फ्लावर के रस को चूस कर खाते हैं। वही ह्यूमन बेबीज और जो बहुत सारे एनिमल बेबीज होते हैं वो मदर्स के मिल्क को पीते हैं। आगे है कि स्नेक्स लाइक पाइथन स्वेलो द एनिमल्स। स्नेक्स जैसे कि जो पाइथन होते हैं ये एनिमल्स को डायरेक्ट निगल जाते हैं। अगला है कि एक्वेटिक एनिमल्स ईट टीनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं यानी कि जो पानी में जो एनिमल्स होते हैं वो फूड पार्टिकल जो फ्लोट कर रहे, जो तैर रहे होते हैं, उन्हीं को वो खाते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर एक एनिमल्स के लिए जो फूड होती है वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की होती है। अब आगे क्वेश्चन है कि हाउ एनिमल्स गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। फूड से कैसे एनिमल्स को एनर्जी मिलती है? तो दिया गया है, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, एनिमल जिनमें ह्यूमन भी शामिल होता है, ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। तो फूड से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, ह्यूमन हो या एनिमल्स हो। आगे है, एनिमल्स कंज्यूम फूड दैट कॉन्टेंट्स कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स। एनिमल जो फूड कंज्यूम करता है यानी जो फूड खाता है वो एक कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होती है, यानी एक जटिल कंपोनेंट्स होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन या फैट। These complex food components have to be broken down into simpler forms। तो ये जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स होते हैं, तो पहले इनको ब्रेक डाउन करना होता है, ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। जैसे एग्जांपल दिया गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है, जो प्रोटीन होता है ये एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है, और जो फैट्स होते हैं ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स था, ये तीनों कॉम्प्लेक्स फूड थे। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल गया, मतलब कि कॉम्प्लेक्स फूड से ये सिंपलर फॉर्म में बदल गया। इसी प्रकार से प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल गया। प्रोटीन जो कि कॉम्प्लेक्स फूड था तो ये एमिनो एसिड सिंपलर फॉर्म में बदल गया। इसी प्रकार से फैट जो कि एक कॉम्प्लेक्स फूड होता है ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल गया, मतलब कि ये सिंपलर फॉर्म में बदल गया। तो देखो, हमने तो ये समझ लिया कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बट यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाउ डज दिस प्रोसेस हैपन। ये जो प्रोसेस होती है ये कैसे होती है? तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स ऑकर्स इन अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनल। तो ये जो कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स की ब्रेक डाउन होती है सिंपलर फॉर्म में, ये एक लॉन्ग ट्यूब में होता है जिसे हम एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये सब जो तुम जो देख रहे हो इसको हम एलिमेंट्री कैनल कहेंगे। दिस प्रोसेस स्टार्ट्स इन द माउथ एंड एंड्स एट द एनस। ये जो प्रोसेस होती है ये माउथ में यहाँ से शुरू होता है और एनस में यहाँ पर ख़त्म होता है। व्हेन फूड गोज थ्रू दिस फूड पाइप स्पेशल जूसेज आर रिलीज्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। जब ये फूड इस फूड पाइप के थ्रू जाती है तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में एक स्पेशल प्रकार का जूसेज होता है। आगे दिया गया है, दिस जूसेज हेल्प टू ब्रेक द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म्स। और यही जो जूसेज होती है ये फूड को ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करती है। जैसे कि हमारे माउथ में सैलिवा नाम का एक जूसेज होता है, इसी प्रकार से स्टोमैक में भी एक प्रकार की जूसेज होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जूसेज होते हैं। दिस सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड इज़ एब्जॉर्ब बाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनल। तो ये जो सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड होता है इसको हमारे एलिमेंट्री कैनल के जो भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं इसको एब्जॉर्ब कर लेता है एंड ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और बॉडी के वेरियस वेरियस पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर देता है ताकि वेरियस वेरियस फंक्शंस जो है वो कर सके। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन अराइज होता है। पहला कि हाउ डू कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स गेट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स। ये जो कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स थे ये सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कैसे होता है, कैसे ये कॉम्प्लेक्स फूड है ये सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है। इज़ दिस प्रोसेस द सेम इन ऑल एनिमल्स और डज इज वेरी। क्या ये प्रोसेस सभी एनिमल्स में सेम प्रकार का होता है या फिर
डिफरेंट टाइप के एनिमल्स में अलग अलग प्रकार से ये डाइजेशन होता है, इसी को लेकर आगे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन बींग्स में जो डाइजेशन होता है ये किस प्रकार से होता है। योर टीथ ब्रेक डाउन फूड यू ईट इनटू स्मॉलर पीसेस बाय द प्रोसेस ऑफ क्रशिंग एंड च्यूइंग। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही तुम फूड खाते हो तो जो दांत होता है ये फूड को ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर पीसेज में बाय द प्रोसेस ऑफ क्रशिंग एंड च्यूइंग, क्रशिंग और च्यूइंग करके। और ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो प्रोसेस होता है, इसको हम इनिशियल ब्रेक डाउन ऑफ फूड कहते हैं इनटू फाइन पीसेज, एंड इसको हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। शुरुआत में जो फूड की ब्रेक डाउन होती है इस प्रक्रिया को हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। इन द माउथ फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड। माउथ में फूड जो होता है वो आधा डाइजेस्टेड होता है, पूरी तरह से डाइजेस्टेड नहीं होता है, ठीक है। बट डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ व्हेन यू समथिंग ईट। लेकिन जैसे ही तुमने कोई खाना खाया तो माउथ से ही जो डाइजेशन होती है वो शुरू हो जाता है। तो याद रखना कि डाइजेशन जो होता है ये माउथ से ही शुरू हो जाता है। आगे दिया गया है व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन योर माउथ। हमारे माउथ में जो सलाइवा है यानी कि जो लार है उसका क्या रोल होता है। सलाइवा हेल्प्स टू ब्रेक डाउन कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। सलाइवा हेल्प करता है फूड के कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, जो कि फूड के कंपोनेंट्स को सिंपलर वंस में कन्वर्ट कर देता है। आवर सलाइवा कॉन्टेंट्स और डाइजेस्टिव जूसेज। हमारे सलाइवा में एक प्रकार का डाइजेस्टिव जूसेज होता है दैट हेल्प्स ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। और यही जो डाइजेस्टिव जूस होता है ये फूड को ब्रेक डाउन कर देता है, स्टार्च से शुगर में कन्वर्ट कर देता है। आप सोच रहे हो कि सर ये स्टार्च क्या है। देखो ये जो स्टार्च है ये कॉम्प्लेक्स फूड होता है, यानी कि इसको हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड भी कहते हैं। और ये जो शुगर होता है इसको हम ग्लूकोज भी कहते हैं। और यही जो फूड होता है शुगर, ये सिंपलर फॉर्म में ये होता है, ठीक है। शुगर एक प्रकार का ये फूड का सिंपलर फॉर्म हो जाता है। चलो अब आगे हम ये समझते हैं कि डाइजेशन क्या होता है। तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स इन द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। अभी हमने जो पढ़ा कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो ब्रेक डाउन होकर सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही जो प्रक्रिया होती है, यही जो प्रोसेस होता है, इसी को हम डाइजेशन कहते हैं। अब आगे यहाँ पे दिया गया है व्हाट इज द फूड पाइप। फूड पाइप जिसे हम इसोफेगस भी कहते हैं, ये क्या होता है। तो द फूड पाइप और इसोफेगस इज अ लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल ट्यूब दैट कनेक्ट्स योर माउथ टू योर स्टोमैक। फूड पाइप क्या होता है, तो ये एक लॉन्ग और फ्लेक्सिबल ट्यूब टाइप में होता है जो कि तुम्हारे माउथ से स्टोमैक के बीच में कनेक्ट रहता है। जैसा कि तुम यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस प्रकार से ये इसोफेगस यानी कि फूड पाइप रहता है। यहाँ पर ये फूड पाइप स्टोमैक के साथ ये कनेक्ट रहता है। अब आगे क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ डज द फूड मूव डाउन। जो फूड है वो नीचे की ओर कैसे आता है। तो द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप जेंटली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन द वेव लाइक मोशन टू पुश द फूड डाउन इनटू द स्टोमैक। देखो फूड पाइप की जो वॉल होती है ये जेंटली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। अब यहाँ पर ये तुम देख सकते हो फिगर में, ये साइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है और ये साइट ऑफ रिलैक्सेशन है। तो जो फूड पाइप की जो वॉल्स होती है ये जेंटली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है इन अ वेव लाइक मोशन। एक वेव लाइक मोशन तुमको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। टू पुश द फूड डाउनवर्ड्स, और इस तरह से जो फूड्स होता है ये डाउनवर्ड्स आता है स्टोमैक में। अब आगे हम स्टोमैक के फंक्शंस को समझेंगे। स्टोमैक क्या काम करता है। तो स्टोमैक का दो काम है, एक तो ये फूड को चर्न करता है, मतलब छोटा और कर देता है, और साथ ही ये कुछ लिक्विड्स भी रिलीज करता है। ये कौन से लिक्विड रिलीज करते हैं आगे मैं बताऊंगा। इससे पहले फूड को ये किस प्रकार से चर्न करता है। तो द स्टोमैक वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। जो स्टोमैक की वॉल्स होती है ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। विच मिक्सेज एंड चर्न्स द फूड, जिसके जो फूड होता है ये मिक्स और चर्न्स होता है, मतलब वही छोटे छोटे और हो जाते हैं। दिस हेल्प्स ब्रेक द फूड इनटू स्मॉलर पीसेज, और ये फूड को ब्रेक करके स्मॉलर पीसेज में भी बदलने का काम करता है। अब दूसरा जो फंक्शन इसका है ये कुछ लिक्विड्स रिलीज करता है। द स्टोमैक प्रोड्यूसेस थ्री मेन थिंग्स। जो स्टोमैक है ये तीन मेन चीजें प्रोड्यूस करता है। कौन कौन सी ये तीन मेन चीजें हैं, तो डाइजेस्टिव जूस, दूसरा एसिड और तीसरा म्यूकस। स्टोमैक ये तीन चीजें प्रोड्यूस करता है। डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, तो इट हेल्प्स ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू फूड। ये जो डाइजेस्टिव जूस होता है ये फूड में जो प्रोटीन होता है इसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। एसिड क्या करता है, तो इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग प्रोटीन्स एंड किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया। एसिड भी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, और इसके साथ ही साथ जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया आ जाता है फूड के साथ तो उसको भी ये एसिड मार देता है। और म्यूकस क्या करता है, तो इट प्रोटेक्ट्स द स्टोमैक लाइनिंग फ्रॉम द एसिड। म्यूकस स्टोमैक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है एसिड से।
कहने का मतलब है कि जो स्टोमैक में एसिड होता है इसको बाहर आने नहीं देता है, क्योंकि ये जो एसिड होता है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये HCl होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो अगर ये स्टोमैक से बाहर आ जाए तो ये बॉडी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये जो म्यूकस होता है इस एसिड को बाहर आने नहीं देता है। अब आगे दिया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो अभी जो हमने माउथ के बारे में पढ़ा या फिर फूड पाइप यानी ईसोफेगस के बारे में पढ़ा, स्टोमैक के बारे में पढ़ा, अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये सब एलिमेंट्री कैनल के ही पार्ट हैं और एक एक करके हम सभी पार्ट्स को यहाँ आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्री कैनल्स के पार्ट हैं उन सभी पार्ट्स को हम एक एक करके यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो दिया गया है इट इज़ कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन बट इट इज़ एक्चुअली द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। ये भले ही स्मॉल इंटेस्टाइन इसको हम कहते हैं बट एक्चुअली में ये एलिमेंट्री कैनल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। क्यों इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं? क्योंकि देखो ये बहुत पतली होती है और ये तुमको दिख रहा होगा लॉन्गेस्ट होता है, ये सबसे बड़ा तुमको दिखाई दे रहा होगा। इट इज़ अबाउट 6 मीटर, ये लगभग 6 मीटर का होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन गेट्स डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम 3 सोर्सेज। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 सोर्सेज से यानी कि 3 जगहों से डाइजेस्टिव जूसेस मिलता है। कौन से 3 जगहों से? तो इट्स ऑन इनर लाइनिंग से, इसके खुद के इनर लाइनिंग से, दूसरा लीवर से और तीसरा पैनक्रियाज से। अब आगे नीचे यहाँ पर लीवर के रोल को दिया गया। लीवर का क्या रोल है? तो द लीवर मेक्स अ लिक्विड कॉल्ड बाइल। लीवर एक प्रकार का लिक्विड बनाता है जिसे हम बाइल कहते हैं। बाइल्ड इज मिल्डी बेसिक। बाइल जो होता है ये मिल्डी बेसिक होता है, यानी कि बेसिक होता है, ये एसिडिक नहीं होता। इट न्यूट्रलाइजेज द एसिड फ्रॉम द स्टोमैक। स्टोमैक में जो एसिड प्रेजेंट रहता है तो वो फूड के साथ थोड़ा बहुत बाहर आ जाता है, तो उसी को वो न्यूट्रलाइज करता है। एंड ये तुमने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि एसिड और बेस जब मिलते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। इट ऑल्सो ब्रेक्स डाउन फैट्स इंटू टीनी ड्रॉपलेट्स। ये फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में भी ये ब्रेक डाउन कर देता है, मेकिंग दैम ईजियर टू डाइजेस्ट, ताकि जो डाइजेशन है वो आसान हो सके। अब पैनक्रियाज क्या काम करता है? तो पैनक्रियाज मेक्स पैनक्रिएटिक जूस। जो पैनक्रियाज होता है वो पैनक्रिएटिक जूस बनाता है। दिस जूस इज़ बेसिक इन नेचर। ये जो जूस होता है ये नेचर में बेसिक होता है। इट न्यूट्रलाइजेज द एसिड इन फूड। ये भी फूड को न्यूट्रलाइज करता है। जो भी फूड से एसिड आ जाता है, स्टोमैक में जो एसिड है तो फूड के साथ वो बाहर निकल आता है, तो उस फूड में जो भी एसिड है वो उसको न्यूट्रल करता है ये पैनक्रिएटिक जूस। दिस जूस ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये जो जूस होता है, ये जो पैनक्रिएटिक जूस होता है, ये फूड में जो भी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स या फैट्स होता है तो इसको ब्रेक डाउन करता है। अब आगे दिया गया है फंक्शंस ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग होती है उसका क्या फंक्शन होता है? तो द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन मेक्स इट्स ऑन जूस। जो इनर लाइनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो खुद से भी एक जूस बनाता है। दिस जूस ब्रेक्स डाउन द रिमेनिंग फैट्स। और जो भी बचा हुआ फैट होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, उसको भी ब्रेक डाउन करके सिंपल पार्ट्स में वो भी ये कन्वर्ट कर देता है। अब आगे दिया गया है व्हाट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन ये क्या होता है? तो द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स पास ऑन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो जो भी डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में चला जाता है, जो कि प्रेजेंट रहता है ब्लड वेसल्स में, फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में ये पाया जाता है। और ये जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी न्यूट्रिएंट्स आता है उसमें ये जो ब्लड वेसल्स में जो भी ब्लड फ्लो हो रहा होता है तो ये उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब आगे यहाँ पर एक टर्म दिया गया है विल्ली। विल्ली क्या होता है? तो दिया गया है द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज थिन एंड हैज़ थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इट इज़ कॉल्ड विल्ली। जो इनर लाइनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो बहुत पतली होती है एंड हैज़ थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और उनमें थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी होता है। जैसा कि यहाँ पर तुम देख रहे हो इसमें हज़ारों से भी ज़्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और ये बहुत पतली पतली होती है। इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन। ऐसा इसलिए होता है ताकि ये सरफेस एरिया को ये बढ़ा सके और न्यूट्रिएंट ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा ये एब्जॉर्ब कर सके।
दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अलाउ द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स टू पास इनटू द ब्लड। और यही जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, ये जो भी डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स होता है ये पास करती है ब्लड में न्यूट्रिएंट्स को, विच कैरीज देम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और यहाँ से फिर ये जो भी न्यूट्रिएंट्स है ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है। दीज न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एनर्जी, ये न्यूट्रिएंट्स एनर्जी प्रोवाइड करता है। सपोर्ट ग्रोथ, ये ग्रोथ सपोर्ट करता है, रिपेयर करता है बॉडी को। एंड हेल्प द बॉडी फंक्शंस प्रॉपर्ली, और बॉडी सही से वर्क कर सके इसमें ये हेल्प करता है। अब आगे यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में दिया गया है। तो इट्स लेंथ इज अबाउट 1.5 मीटर। जो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है ये लगभग 1.5 मीटर की होती है, जो कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन से काफ़ी छोटा होता है, बट ये चौड़ी होती है। सो इट इज़ कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। ये चौड़ी होने के वजह से इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है, तो ये एब्जॉर्ब करता है वाटर और कुछ साल्ट्स को अनडाइजेस्टेड फूड से। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होती है तो उससे ये वाटर और साल्ट्स को एब्जॉर्ब करता है। अब आगे क्वेश्चन है कि स्टूल क्या होता है, व्हाट इज स्टूल। तो आफ्टर एब्जॉर्बिंग वाटर, जैसे ही फूड से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया गया तो जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है वो एक सेमी सॉलिड बन जाता है, इसी को हम स्टूल कहते हैं। स्टूल इज स्टोर्ड इन द रेक्टम अंटिल रिमूवल। स्टूल जो होता है वो रेक्टम में स्टोर होता है, जमा होता है जब तक कि वो बाहर ना चला जाए। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइबर रिच फूड। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि जो फाइबर रिच फूड होते हैं, यानी वैसा फूड जिसमें फाइबर पाए जाते हैं, तो फाइबर होता है, तो उनका क्या इंपॉर्टेंस है। तो फाइबर रिच फूड्स जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, ये सब जो होते हैं ये फाइबर रिच फूड्स होते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा फाइबर प्रेजेंट रहता है। हेल्प द लार्ज इंटेस्टाइन वर्क प्रॉपरली, ये हेल्प करता है लार्ज इंटेस्टाइन को कि वो सही से काम कर सके और जो स्टूल है वो ईजिली पास हो सके, यानी कि बाहर जा सके। अब आगे दिया गया है व्हाट इज इजेशन। इजेशन क्या होता है, तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग स्टूल थ्रू द एनस इज कॉल्ड इजेशन। यानी कि एनस के थ्रू स्टूल को रिमूव करना, ये जो प्रक्रिया होता है इसको हम इजेशन कहते हैं। इट हेल्प्स द बॉडी गेट रीड ऑफ वेस्ट एंड स्टे हेल्दी। ये बॉडी से वेस्ट को साफ करता है, साफ करने में ये इजेशन हेल्प करता है और हमें हेल्दी रखता है। अब अगला यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ ग्रास ईटिंग एनिमल्स डाइजेस्ट फूड। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं ये फूड को कैसे डाइजेस्ट करते हैं। तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स जैसे कि काव है, बफेलो है, इनको हम रूमिनेंट्स कहते हैं। काव और बफेलो को हम रूमिनेंट्स कहते हैं, मतलब जो भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनको रूमिनेंट्स कहा जाता है। दे च्यू द ग्रास ओनली हाफ वे एंड स्वेलो ईट। ये ग्रास को आधा ही चबाते हैं, आधा चबाते हैं और ये ग्रास को पूरा निगल लेते हैं। एट फर्स्ट सम डाइजेशन हैपेंस इन द स्टोमैक। पहले कुछ जो डाइजेशन होती है वो स्टोमैक में होती है। देन द हाफ डाइजेस्टेड फूड, और जो फिर हाफ डाइजेस्टेड फूड होता है कम्स बैक टू द माउथ। माउथ में ये दोबारा से आ जाता है। एंड दे च्यू इट प्रॉपरली, और अब माउथ में आने के बाद ये प्रॉपरली उसको चबाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, और ये जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को रूमिनेशन कहा जाता है। एक काव स्पेंड्स अबाउट 8 आवर्स अ डे जस्ट च्यूइंग। एक काव जो है लगभग इसको चबाने में, जो घास होती है उसको चबाने में 8 घंटे तक का जो समय है वो लगाती है। आफ्टर च्यूइंग वेल द फूड गोज बैक इनसाइड एंड गेट्स फुल डाइजेस्टेड। और अच्छे से चबाने के बाद दोबारा से जो फूड होता है वो अंदर जाता है और इस प्रकार से डाइजेशन पूरा होता है। तो ये तो हमने समझ लिया कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनमें फूड कैसे डाइजेस्ट होती है। अब यहाँ पे हम ये समझेंगे कि बर्ड फूड को कैसे डाइजेस्ट करता है। तो बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ। बर्ड्स के पास कोई भी टीथ नहीं होता। बर्ड्स हैव अ स्पेशल बैग लाइक पार्ट कॉल्ड अ गिजार्ड। बर्ड्स के पास ना एक स्पेशल बैग लाइक पार्ट होता है जिसे हम गिजार्ड कहते हैं। यहाँ पे तुम इस पार्ट को यहाँ पर फिगर में देख रहे होगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ गिजार्ड हेल्प टू ब्रेक फूड इन बर्ड्स। ये गिजार्ड जो होता है किस प्रकार से बर्ड्स को हेल्प करता है फूड को ब्रेक करने में। तो द गिजार्ड टाइटन्स इट्स वॉल्स एंड देन लूजन देम। तो ये जो गिजार्ड होता है ये वॉल्स को टाइट करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, यानी कि लूज करता है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स इसके मूवमेंट के कारण, इस मूवमेंट के कारण जो फूड होता है ब्रेक हो जाता है स्मॉलर पीसेज में। बर्ड्स स्वेलो स्मॉल स्टोन। जो बर्ड्स होते हैं वो छोटे छोटे स्टोन्स, यानी कि ग्रिट, स्टोन्स को ग्रिट भी कहते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे स्टोन्स भी वो निगल जाते हैं। क्यों निगलते हैं वो, तो दीज स्टोन्स स्टे इनसाइड देयर गिजार्ड। तो ये जो स्टोन्स होते हैं वो गिजार्ड के अंदर चले जाते हैं, यहाँ पर आ जाता है।
वेन द गिजार्ड ब्रेक्स द फूड, जब ये गिजार्ड फूड को ब्रेक कर रहा होता है, दीज स्टोन्स हेल्प ग्राइंड द फूड इनसाइड, तो अंदर में जो स्टोन्स होता है ना, तो वो फूड को और छोटे छोटे पीसेज में वो भी ग्राइंड करने में यानी पीसने में हेल्प करता है, लाइक अ ग्राइंडर, एक ग्राइंडर की तरह। अब आगे दिया गया है व्हाट इज़ रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन क्या होता है? तो व्हेन वी ईट फूड इट हैज़ न्यूट्रिएंट्स, जब हम कोई फूड खाते हैं तो फूड में न्यूट्रिएंट्स होता है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होता है ये एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो इसी को कहा जाता है रिस्पिरेशन, इस प्रोसेस को कहा जाता है रिस्पायरेशन। ठीक है। अब आगे दिया गया है व्हाट इज़ ब्रेथिंग, ब्रेथिंग क्या होता है? तो ब्रेथिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर, जिसे हम इनहेलिंग भी कहते हैं, एंड पुशिंग एयर आउट, इसे हम एक्सहेलिंग भी कहते हैं। मतलब कि श्वास लेना और छोड़ना, इसको कहा जाता है ब्रेथिंग, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाई इज़ ब्रेथिंग इंपॉर्टेंट, ब्रेथिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है? तो वी कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर डेज, हम फूड के बिना अगर कुछ दिन फूड ना खाए तो भी हम जिंदा रह जाएंगे, एंड विदाउट वाटर, वाटर के बिना भी जिंदा रह सकते हैं एक दिन या 2 दिन के लिए। बट विदाउट ब्रेथिंग, बिना ब्रेथिंग किए हुए, वी कांट लिव फॉर मोर देन अ फ्यू मिनट्स, हम कुछ मिनट्स भी जीवित नहीं रह सकते हैं। ब्रेथिंग कीप्स अस अलाइव, तो जो ब्रेथिंग है ये हमें जिंदा रखा रहता है। नॉट जस्ट ह्यूमन्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो ब्रेथ, सिर्फ ह्यूमन्स ही नहीं बल्कि प्लांट्स और एनिमल्स भी ब्रेथ करते हैं। अब आगे यहाँ पर दिया गया है व्हाट इज़ द रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है? तो इट इज़ द बॉडी सिस्टम फॉर ब्रेथिंग एंड एक्सचेंजिंग गैसेस, तो ये बॉडी का एक सिस्टम होता है जिसमें ब्रेथिंग और गैसेस का एक्सचेंज होता है। इट हैज़ स्पेशल पार्ट्स दैट हेल्प इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें एक स्पेशल पार्ट होता है, इसमें स्पेशल पार्ट्स होता है जो कि हेल्प करता है ऑक्सीजन को इनहेल करने में और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने में। अब नीचे एक क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ डू वी ब्रेथ, हम कैसे ब्रेथ करते हैं, कैसे हम श्वास लेते हैं? तो वी ब्रेथ इन फ्रेश एयर विच हैज़ ऑक्सीजन, हम फ्रेश एयर में ब्रेथ लेते हैं, श्वास लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन होता है, एंड ब्रेथ आउट एयर, और हम ब्रेथ आउट करते हैं मतलब श्वास छोड़ते हैं, विच हैज़ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। आवर लंग्स हेल्प इन द दिस प्रोसेस, जो हमारी लंग्स होती है इस प्रक्रिया को करने में हेल्प करती है। वी ब्रेथ इन एंड आउट थ्रू नॉस्ट्रिल्स, हम ब्रेथ इन या फिर आउट नॉस्ट्रिल के थ्रू करते हैं, यानी इस नाक के थ्रू करते हैं। टीनी हेयर एंड म्यूकस इन नॉस्ट्रिल्स ट्रैप्स डस्ट एंड डर्ट, जब भी हम श्वास लेते हैं तो कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी एयर में होता है, तो हमारे नोज़ में जो टीनी हेयर या फिर म्यूकस होता है वो उस डस्ट या फिर डर्ट को वो ट्रैप कर लेता है, रोक देता है। एयर मूव्स फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स टू नेसल पासेज, तो जो एयर हमने लिया यानी जो ऑक्सीजन हमने लिया वो अब नॉस्ट्रिल से इधर एक नेसल पासेज होता है यहाँ तक आ जाता है। ठीक है। एयर गोज फ्रॉम नेसल पासेज इनटू द विंड पाइप, अब ये जो नेसल पासेज पे एयर आया था, अब यहाँ से ये जो एयर है ये विंड पाइप एक होती है, इस विंड पाइप में आ जाता है। द विंड पाइप स्प्लिट्स इनटू 2 ब्रांचेज, आगे जाके ये जो विंड की पाइप होती है ये 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है यानी स्प्लिट हो जाती है। ईच गोज टू 1 लंग, यानी प्रत्येक में जो होता है एक लंग में चला जाता है, इधर भी एक लंग है इधर भी एक लंग्स है, तो दोनों लंग्स में ये दोनों जो विंड पाइप है ये चली जाती है। अब आगे दिया गया है कि इन द लंग्स ब्रांचेज डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स एंडिंग इन टीनी बैलून लाइक सैक्स कॉल्ड एल्वियोली, अब जो एयर है वो लंग्स में आ चुका है और लंग्स में ये जैसे आता है तो लंग्स जो होता है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल ट्यूब्स में ये डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर ये जो ब्रांचेस देख रहे हो बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूब्स में ये देखो यहाँ पर डिवाइड हो गया है, और इसके एंड में, इन ट्यूब्स के एंड में एक बैलून लाइक सैक्स होते हैं, बैलून लाइक सैक्स होते हैं जिसको हम एल्वियोली कहते हैं। कुछ इस प्रकार से ये गोल गोल रहता है। ठीक है, बैलून लाइक ये जो स्ट्रक्चर है ये रहता है। तो आगे दिया गया है एल्वियोली हेल्प एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और यहीं पे इसी एल्वियोली में ही गैसेस का एक्सचेंज होता है, मतलब कि ऑक्सीजन को यहाँ पर ये ड्रॉप कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। एंड लास्ट दिया गया है कि रीव केज प्रोटेक्ट्स द लंग्स, और जो रीव केज होते हैं ये इन लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा जो फ्लो चार्ट है ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। सबसे पहले जो एयर होता है ये नॉस्ट्रिल्स में जाता है,
नॉस्ट्रिल से ये नेसल पासेज में जाता है, फिर नेसल पासेजेस से ये विंड पाइप में जाता है, विंड पाइप से ये लंग्स में जाता है और लंग्स से फिर एल्वियोली में जाता है और यहीं पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब आगे यहाँ पे दिया गया है कि ड्यूरिंग इनहेलेशन के दौरान, यानी कि जब हम श्वास लेते हैं तो क्या होता है, तो चेस्ट एक्सपेंड करता है और रिब्स मूव अप और आउटवर्ड्स में हो जाता है। यहाँ पर जैसे दिखाया भी गया होगा, ये जो रिब्स होते हैं ये अप हो जाते हैं और ये आउटवर्ड्स हो जाते हैं, और जो डायफ्राम होता है ये डाउनवर्ड्स हो जाता है, नीचे की ओर हो जाता है। यहाँ पर फिगर में देखो दिखाया गया है। दिस क्रिएट्स मोर स्पेस इनसाइड द चेस्ट। तो ये जब डाउन होता है डायफ्राम तो इससे क्या होता है कि चेस्ट में ज़्यादा स्पेस बन पाता है, जिसके वजह से जो एयर होता है ये लंग्स में इंटर करता है। इसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है कि एक्सहेलेशन के दौरान क्या होता है, यानी कि जब हम श्वास छोड़ते हैं तो क्या होता है। तो जैसे ही हम एक्सहेलेशन करते हैं तो चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसके बाद जो रिब्स होती है ये मूव डाउन होता है, यानी अंदर की ओर आता है। जो रिब्स होती है ये मूव डाउन होता है, यानी कि इनवर्ड्स हो जाता है। और जो डायफ्राम्स होता है ये अपवर्ड्स हो जाता है। यहाँ पर देख रहे हो जो डायफ्राम है ये ऊपर की ओर गया है, और जैसे ही डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है ना तो इससे चेस्ट में जो स्पेस होता है ये कम हो जाता है, चेस्ट में स्पेस कम हो जाएगा। और जैसे ही चेस्ट में स्पेस कम होता है तो लंग्स से जो एयर होता है वो बाहर चला जाता है। अब इसी को हम यहाँ पे फ्लो चार्ट के द्वारा भी समझ सकते हैं कि जैसे इनहेल करे तो चेस्ट एक्सपेंड हुआ तो डायफ्राम डाउन हो गया, डायफ्राम डाउन हुआ तो एयर अंदर चला गया। और जैसे ही एक्सहेल करे तो चेस्ट श्रिंक कर जाता है, चेस्ट श्रिंक करा तो डायफ्राम अप हो गया, डायफ्राम ऊपर की ओर चला गया, और डायफ्राम ऊपर जाता है तो फिर इससे एयर बाहर चला जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हाउ डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज हैपन। देखो हमने ये तो पढ़ लिया कि गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ते हैं, बट ये जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ये तो एल्वियोली में होता है, ये भी समझे हम, बट ये कैसे होता है वही आगे अब यहाँ पे हम समझने वाले हैं। तो दिया गया है व्हेन वी ब्रेथ फ्रेश एयर इंटर्स लंग। जब हम ब्रेथ करते हैं, मतलब जब हम श्वास लेते हैं तो फ्रेश एयर जो होता है हमारे लंग्स के अंदर जाता है, जिससे कि जो हमारी एल्वियोली होती है ये फील होती है उस फ्रेश एयर से, यानी ऑक्सीजन से, क्योंकि हमारी एल्वियोली में छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं। एल्वियोली वॉल्स आर थिन। जो एल्वियोली की वॉल्स होती है वो पतली होती है और ब्लड वेसल से घिरी हुई होती है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो ब्लड होता है ना ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है और ये लाकर एल्वियोली के पास रिलीज़ कर देता है। जो ब्लड होता है कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है और एल्वियोली के पास आके रिलीज़ कर देता है, और फिर यहाँ से CO2 जो भी गैस ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये हम एक्सहेल आउट करते हैं। वहीं ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, तो ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोली पासेज इनटू द ब्लड, यानी कि एल्वियोली से जो ऑक्सीजन होता है ये ब्लड में जाता है। एल्वियोली से जो ऑक्सीजन होता है ये ब्लड में जाता है एंड इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ये बॉडी के पूरे पार्ट्स में फिर ये ट्रांसपोर्ट कर देता है। अब आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हाउ फूड गिव्स एनर्जी। फूड हमें कैसे एनर्जी देता है, तो फूड इज़ ब्रोकन इनटू ग्लूकोज। फूड ग्लूकोज में ब्रेक हो जाता है, फूड ग्लूकोज में ब्रेक हो जाता है, ये हमने ऊपर में भी पढ़ा है अभी कुछ देर पहले। ऑक्सीजन हेल्प्स टू ब्रेक ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज होता है इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन और भी ब्रेक कर देता है और ब्रेक करके एनर्जी रिलीज करता है, और इस प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन कहते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने ऊपर में बताया था। तो रिस्पिरेशन की यहाँ पर इक्वेशन दी गई है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन के रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी हमें मिलता है। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि ब्रेथिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, और रिस्पायरेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का यूज़ करके फूड को ब्रेक डाउन करना और एनर्जी ऑब्टेन करना। अब आगे हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जो कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिया गया है आवर बॉडी हैज़ ए यूनिक सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंसेस। हमारे बॉडी में एक यूनिक सिस्टम होता है जिससे कि हम न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं या ऑक्सीजन को या फिर अदर सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये जो सिस्टम होती है इसी को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या शामिल होता है, तो हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन टू बॉडी पार्ट्स, और ये जो ब्लड होता है ये न्यूट्रिएंट्स को या फिर ऑक्सीजन को पूरे बॉडी पार्ट्स में ये कैरी करके लेकर मतलब जाता है। ब्लड ऑल्सो रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो ब्लड्स होता है ये कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी रिमूव करता है, जैसे कि हमने CO2 का बात करा, या फिर जो पसीना होता है
तो ब्लड कुछ वेस्ट चीज़ों को भी रिमूव करता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि डू अदर एनिमल्स ब्रेथ द सेम वे एज ह्यूमन डू, क्या दूसरे एनिमल्स भी सेम इसी प्रकार से ब्रेथ करते हैं जैसे कि ह्यूमन करते हैं। तो दिया गया पहला कि एनिमल्स विथ लंग्स, वैसे एनिमल जिनके पास लंग्स होता है लाइक बर्ड्स, एलिफेंट्स, लायंस, काउज, गॉड्स, लिजार्ड्स, स्नेक्स, ऑल यूज लंग्स टू ब्रेथ, ये सभी लंग्स का यूज़ करते हैं ब्रेथिंग के लिए। बट लंग स्ट्रक्चर डिफर्स फ्रॉम एनिमल टू एनिमल, मतलब अलग अलग एनिमल्स में जितने भी डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स थे इन सभी में लंग की जो स्ट्रक्चर होती है ये डिफरेंट होती है। दूसरा दिया गया है एक्वेटिक एनिमल्स, यानी वैसे एनिमल जो पानी में रहते हैं जैसे कि फिश। तो फिश अपने गिल्स का यूज़ करता है रिस्पायर करने के लिए। गिल्स हैव लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल्स, गिल्स में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जहाँ पे वो गैसेस का एक्सचेंज होता है। आगे दिया गया है एम्फीबियंस, एम्फीबियंस यानी कि जो ज़मीन और पानी दोनों में रहते हैं जैसे कि फ्रॉग्स। तो फ्रॉग्स यानी कि जो टैडपोल्स होते हैं यानी फ्रॉग के जो बच्चे होते हैं ये गिल्स के थ्रू ब्रेथ करते हैं। वहीं जो एडल्ट फ्रॉग होते हैं ये लैंड में यानी ज़मीन में लंग्स का यूज़ करते हैं ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए वो लंग्स का यूज़ करते हैं लैंड में, और वाटर में स्किन का यूज़ करते हैं। यहाँ एक बात याद रखना कि इसकी जो स्किन होनी चाहिए वो मॉइस्ट रहनी ज़रूरी है, यानी कि भींगी रहनी ज़रूरी है। वहीं अर्थ वर्म्स कैसे ब्रेथ करते हैं, तो ब्रेथ थ्रू मॉइस्ट स्किन, ये ब्रेथिंग करते हैं अपने मॉइस्ट स्किन के थ्रू यानी स्किन के थ्रू, और इनकी भी स्किन जो होनी चाहिए वो मॉइस्ट होनी चाहिए, मतलब थोड़ी भींगी हुई होनी चाहिए। यहीं पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डायरेक्ट एक्सचेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि डिफरेंट टाइप के जो एनिमल थे वो डिफरेंट प्रकार से ब्रीथिंग कर रहे थे। इस प्रकार से तुम्हारा ये जो चैप्टर है ये हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। बाकी अदर चैप्टर्स के लिए भी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आगे मैं करवाऊँगा। थैंक यू, बाय बाय।